बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ पार्ट 1 विच इज़ कॉल्ड मोल। और ये मोल आपकी बुक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना कि आपके इस चैप्टर का। और मोल और एवोगैड्रो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके साथ एमफिल पीएचडी तक भी जाती हैं साथ। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसका बहुत बड़ा किरदार है मोल का और एवोगैड्रो का। तो बेटा पहले हम मोल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मोल है क्या चीज़? बेटा किसी भी एटम के मास को, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को, किसी भी फार्मूला यूनिट के मास को, या किसी भी आयन के मास को, किसी भी मास को, किसी भी वो स्पीशी है, कोई भी मैक्रोमॉलिक्यूल है, किसी भी स्पीशी के मास को आपने बस ग्राम में एक्सप्रेस करना है, उसको मोल कहते हैं। जैसे बेटा हमारे पास डेफिनेशन में लिखा हुआ है द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या आयनिक मास। इन चारों में से किसी के भी मास को आप ग्राम में लिखें, किसी के भी मास को, तो वो कहलाता है मोल। जैसे बेटा मैंने ये एग्ज़ाम्पल्स लिखी हुई हैं, ये एटम के लिहाज से है, ये मॉलिक्यूल के लिहाज से है, ये फार्मूला यूनिट के लिहाज से है, मीन्स के आयनिक कंपाउंड के लिहाज से है, और ये आइंस के लिहाज से है। जी पहले ज़रा देखें मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको कि लिखते हैं 1.008 AMU। यही मास है ना इसका जो हम पढ़ चुके हैं। अब इस AMU को हटाकर अब यहाँ पे ग्राम लिख दें, ठीक है, तो 1.08 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। और इसको आप बोलेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, या इसको बोलेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं इसको, या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बोलते हैं। 1 ग्राम एटम को डिफाइन करना हो तो वो भी यही है कि किसी एटम के मास को ग्राम में लिखें तो वो क्या होता है, 1 ग्राम एटम। इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्सरसाइज में इसके सवाल भी लिखे हुए हैं, ठीक है जी। इसी तरह मास ऑफ वाटर है 18 AMU है, ठीक है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास के थ्रू। AMU को उठाकर आप ग्राम लिख देंगे तो 18 ग्राम वाटर क्या कहलाएगा, 1 मोल ऑफ वाटर, या उसको बोलेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे या 1 मोल ऑफ वाटर बोलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह मास ऑफ NaCl 58.5 AMU है। AMU को हटाकर आप ग्राम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ NaCl और 1 ग्राम फार्मूला मास या 1 ग्राम फार्मूला यूनिट। इस तरह मास ऑफ सल्फेट आइन है 96 AMU है। AMU को उठाकर क्या कर दें आप, 96 ग्राम कर दें तो वो 1 मोल ऑफ सल्फेट आइन हो जाएगा, या उसको बोलेंगे 1 ग्राम आइन। तो बेटा ये तो आपके पास होगी मिसालें, ठीक है जी, कि मोल कहते किसको हैं। अब हमने मोल्स को कैलकुलेट करना है। बेटा मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो ज़रा सुने कि कॉन्सेप्ट कैसे हम देते हैं मोल का। तो बेटा बहुत सी मिसालें हैं, मैं एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल दूंगा आपको। मसलन फ़र्ज़ करें कि आपके पास 12 अंडे हैं, तो कोई आपसे पूछे कि कितने दर्जन अंडे हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 1 दर्जन अंडे हैं। 12 अंडे हैं तो वो क्या होंगे, 1 दर्जन अंडे। कोई आपसे पूछे कि 6 अंडे हैं तो वो कितने दर्जन होंगे, आप इजीली बोल सकते हैं जी आधा दर्जन, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि 24 अंडे हैं तो कितने होंगे, ऑब्वियसली 2 दर्जन। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि 7 अंडे हैं तो बताएं वो कितने दर्जन होंगे, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 अंडे हैं तो 7 अंडे कितने दर्जन होंगे। ये आप डिफरेंट आंसर्स करेंगे, आधा दर्जन से 1 अंडा ऊपर कर लें, आधा दर्जन में 1 अंडा ऐड कर लें, इस तरह के कुछ सवाल आप करेंगे। तो इसको समझाने के लिए जस्ट मैं आपको थोड़ा सा फिर रिकॉल करता हूँ, रिव्यू लेकर जाता हूँ आपको, कि जब मैंने आपसे ये पूछा कि 24 अंडे कितने हैं तो आपने डायरेक्ट कह दिया कि ये तो 2 दर्जन होंगे। अब 2 दर्जन कैसे आप लेकर आए हैं, आपने 12 + 12 नहीं करना कि 12 + 12 2 दर्जन हो गए 24, नहीं। आपसे पूछा गया था कितने अंडे हैं, ठीक है ना। जितने अंडे पूछे जाएं उसको स्टैंडर्ड वैल्यू से करनी है डिवाइड। मतलब फ़र्ज़ करें मैंने आपसे पूछा था कि 6 अंडे, ठीक है ना, तो 6 अंडे कितने दर्जन होंगे, आप इसको स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है मेरे पास 12, 12 में डिवाइड कर दें तो कितने दर्जन आ जाएगा जवाब 0.5। जब मैंने आपसे पूछा 24 अंडे कितने थे तो 24/12 कितना आ गया, 2 दर्जन।
जब पूछा जाए कि 7 अंडे कितने होंगे तो 7/12 करना है आपने, ठीक है ना। जितने अंडे पूछे जाएं उसको स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या करते हैं आप, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। उतने दर्जन अंडे आपके निकल आएंगे। यानी कि गिवन वैल्यू बाय स्टैंडर्ड वैल्यू इज कॉल्ड मोल, ये मोल कहलाता है। स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास दर्जनों के लिहाज से 12 है, 12 से एक कम 11 या 12 से एक ज़्यादा 13, ये दर्जन नहीं होते, एग्जैक्ट 12 को दर्जन बोला जाता है, ठीक है जी। अब हमने इसकी मिसालें ही पढ़नी है, रिलेशंस के बारे में समझना है। तो बेटा ये हमारे पास मोल का रिलेशन है नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का, गिवन पैरामीटर बाय मोलर पैरामीटर, गिवन पैरामीटर बाय मोलर पैरामीटर। मसलन के जितने अंडे दिए गए थे मोलर स्टैंडर्ड अंडर से आप डिवाइड कर दें। गिवन पैरामीटर गिवन मैस, मोलर पैरामीटर मोलर मैस। अगर पैरामीटर मैस है गिवन मैस बाय मोलर मैस, पैरामीटर डेंसिटी है गिवन डेंसिटी बाय मोलर डेंसिटी, गिवन पैरामीटर अगर सब्सटेंसेस है तो गिवन सब्सटेंसेस बाय मोलर सब्सटेंसेस, गिवन पैरामीटर अगर डेंसिटी है गिवन डेंसिटी बाय मोलर डेंसिटी। यानी कि जो भी चीज़ आपको दी जाए उसको आपने स्टैंडर्ड या मोलर वैल्यू से आपने डिवाइड करना है बेटा, ये आपका मोल डिटरमाइन हो जाएगा। तो जैसे मैथ्स के लिहाज से मैंने बेटा किया वो लिखा हुआ है कि n ज़ाहिर करते हैं नंबर ऑफ़ मोल को, स्मॉल n किससे कैसे ज़ाहिर होता है, नंबर ऑफ़ मोल से। मैस ऑफ सब्सटेंस, मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस, मैस ऑफ सब्सटेंस इसको गिवन मैस बोलते हैं स्मॉल m, और ये मोलर मैस को बोलते हैं कैपिटल M, ठीक है जी। और ये क्या है, मोल का सिंबल MOL और साथ डॉट, ठीक है जी। स्मॉल m गिवन मैस और कैपिटल M मोलर मैस। अब हमने बेटा इसकी मिसालें देखनी हैं, बुक में मिसाल लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जांपल नंबर 6 है, कैलकुलेट ग्राम एटम आर नंबर ऑफ मोल। ग्राम एटम कैलकुलेट करना है, ग्राम एटम से बात क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। एटम कौन कौन से हैं जी, एक सोडियम एटम है और एक सिलिकॉन एटम है। कहता है इसका मैस दिया गया है 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। इसका गिवन मैस दिया गया है, मोलर मैस बेटा हमें पता होगा, तो डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे सोडियम और सिलिकॉन के। ये देखें 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम कैलकुलेट करना है तो गिवन मैस बाय मोलर मैस, गिवन मैस कितना दिया गया था 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, और मोलर मैस 23 ग्राम होता है। गिवन मैस बाय मोलर मैस करेंगे तो बेटा ये आपका मोल ऑफ सोडियम निकल आएगा। इसी तरह बेटा 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। अब बेटा जैसे डेफिनेशन में है कि हमें ग्राम में चीज़ देखनी है, यहाँ पे 0.1 किलोग्राम है, इसको बेटा मैं 1000 से मल्टीप्लाई करके मैं 100 ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा। यानी कि 0.1 किलोग्राम 100 ग्राम होता है, 1000 का 10वां हिस्सा, तो 100 ग्राम, और गिवन मैस 100 ग्राम है और मोलर मैस 28 ग्राम सिलिकॉन का होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.56 मोल्स आ जाएगा। ये बेटा आपकी एग्जांपल नंबर 6 हो गई जो बुक में दी गई है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट मिसाल है, कैलकुलेट द मैस ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए बेटा हमें मैस दिया गया था, हमने मोल फाइंड कर लिया। बेटा हमें मोल दिया गया है तो बेटा मैस फाइंड कर सकते हैं। मोल कैसे फाइंड कर, मोल दिए गए और मैस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये कैपिटल मैस है, इसको ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो गिवन मैस बेटा हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा उसी तरह हमने यहाँ पर करना है मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। बेटा ये हमने कैलकुलेट करना है मोलर मैस। आपको इसके मोलर वैल्यूज़ पता होनी चाहिए हर एटम की। मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फ़र का 32 है, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16, 4 16, ठीक है ना। और इन सब को जब जमा करते हैं तो 120 ग्राम पर मोल आ जाता है। ये क्या है, इसका मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मैस आ गया। गिवन मैस बेटा मैंने मालूम करना है, मोलर मैस मुझे पता है, नंबर ऑफ मोल्स बेटा मुझे दिए गए हैं। ये देखें गिवन मैस मैंने मालूम करना है, मोलर मैस मैंने निकाल लिया है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे दिए गए हैं। ये मोलर मैस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। ये देख लें बेटा आप 10⁻³ इंटू 120 ग्राम, ये बेटा आपने ये मैस निकाल लिया। 120 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मैस निकल आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ये बेटा गिवन मैस निकल आया मैग्नीशियम सल्फेट का। तो बेटा ज़रूरी नहीं कि आपने बस यही मिसालें करनी हैं, आप अपने पास से भी मिसालें बनाकर कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने मर्ज़ी मोल्स के आप पैरामीटर निकाल सकते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर अगर वाटर है उसका वज़न 18 ग्राम है, गिवन मैस कितना है 18 है, तो यहाँ पर 18 कर दें, ठीक है ना।
और मोलर मास कितना है 18 है, तो 18 1 ही आ जाएगा। तो इसमें 18 ग्राम अगर हो वाटर तो वो 1 मोल ही होता है, इस फार्मूले से भी प्रूफ हो गया। अगर 9 ग्राम हो तो वो हाफ़ मोल होगा, ठीक है। तो इस तरह अगर 4.5 हो तो बेटा वो हाफ़ का भी आधा मसलन के 0.25 मोल होगा, ठीक है। जो जो मोल भी आता होता जाएगा तो उसके रिस्पेक्टिव जो उसके पैरामीटर का मैस होगा वो भी हाफ़ होता जाएगा। तो बेटा इसको ध्यान से समझना है। आगे बेटा हमने इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं, स्टोइचियोमेट्री के, लिमिटिंग रिएक्टेंट के, सारे न्यूमेरिकल्स इसी से रिलेटेड होंगे। जिसको मोल का और एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आगे बेटा सब चीज़ें कर सकते हैं इजीली। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा मोल के मतलब था। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो एवोगैड्रो के मुतालिक होगा। तो बेटा हमारे अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।